हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहद ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म कर दी थी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए गाइस, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। एबनॉर्मल मोलर मास बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते थे किसी भी सब्सटेंस का। जैसे कि मान लो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहा हूँ, वो था CRT, जिसमें C थी हमारी मोलरिटी। इसे हम लिख सकते हैं NV/MV इंटू V R इंटू T। ठीक है। अगर गाइस मान लो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पता है, तो फिर हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो हम लोगों ने किसी भी सोल्यूट जैसे कि NaCl का मोलर मास वैसे कैलकुलेट किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से नहीं, वैसे ही निकाला। मान लो वो है हमारा नॉर्मल मोलर मास, मतलब जो आना चाहिए, जो होता है एक्चुअल मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का, वो NaCl का आया 58.5 ग्राम। लेकिन जब हम लोगों ने इससे कैलकुलेट किया, मान लो से इट एज ऑब्जर्व मोलर मास, तो वो ऑब्जर्व मोलर मास 58.5 ग्राम के इक्वल नहीं आ रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल के इक्वल ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। ये हमारा नॉर्मल मोलर मास, वैसे ये जो हमने ऑब्जर्व मोलर मास निकाला है, लेकिन जो 58.5 ग्राम के इक्वल नहीं आना चाहिए, नहीं आया, जो NaCl के केस में आना चाहिए था। क्यों होता है गाइस। मान लो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, NaCl की बात कर रहे हैं, तो वही लो, NaCl जब पानी में जाता है तो आयंस में टूट जाता है। और अगर मान लो ये आयंस में टूट जाता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। ठीक है। मतलब ये दो पार्टिकल्स में टूट गया NaCl। डिसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। और हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, ठीक है, एक से दो हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने के कारण जो उनसे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा मोलर मास अफेक्ट होता है। सिमिलरली, जब मान लो दो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा और एक सिंगल पार्टिकल बनाएंगे, तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने के कारण भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और मोलर मास अफेक्ट होगा। ठीक है। इसमें ये दो केसेस आते हैं, एक आता है डिसोसिएशन, एक आता है एसोसिएशन। ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जांपल डिसोसिएशन का। ठीक है। अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो ठीक है, मान लो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के। ये डाइमराइज होके एक सिंगल पार्टिकल बन लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डाइमराइज हो रहे हैं। ठीक है। दो पार्टिकल सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये होगी एसोसिएशन। ठीक है। इन दोनों केसेस में हमारे पास एक n की वैल्यू आती है। n क्या होता है डिसोसिएशन के केस में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स formed by dissociation of a compound। और एसोसिएशन में n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। ठीक है गाइस, तो इन दोनों केसेस में हमारे n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देख लीजिए, NaCl दो पार्टिकल्स में टूट रहे हैं, तो इसमें n की वैल्यू होगी 2, और इसमें भी दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं। ठीक है, कि डाइमराइज हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है, यानी कि n की वैल्यू आएगी यहाँ भी 2। ठीक है। ऐसे ये ट्राइमराइज भी हो सकता है, टेट्रामराइज भी हो सकता है, उस केस में n की वैल्यू 3 और 4 रिस्पेक्टिवली आ जाएगी। ठीक है गाइस, इसमें एक टर्म और आती है जो है हमारी वैन टॉप फैक्टर। मैं ये लिख देता हूँ,
वेंट ऑफ फैक्टर, इसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, आई। इसकी वैल्यू क्या होती है, रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर जिसे हमने ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी कहा था, यानी कि वो मोलर मास जो हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया था। इसकी एक डेफिनेशन और होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म में, वो होती है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वेंट ऑफ फैक्टर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक चेंज भी ला देता है। क्या है देखिए, जैसे कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में ठीक है, बेसिकली इस फॉर्मूला में हमें रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर वाले में हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आई से यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली बाकी तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी, जैसे कि डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। सेम केस फॉर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, आई इंटू के एम, एंड सेम केस फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, आई इंटू सी आर टी। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर ऐसे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज ला देता है। ठीक है, तो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलास कंपैरेटिवली थोड़े चेंज हो चुके हैं, यहाँ से कंपेयर करो। ठीक है, हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला चेंज हो चुके हैं, जिसके कारण हमारे मोलर मास की वैल्यू जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इससे थोड़ी सी अलग आएगी। ठीक है, जिसके कारण हमारा नॉर्मल मोलर मास इसके इक्वल हो जाएगा हमारे ऑब्जर्व मोलर मास के इक्वल। ठीक है, तो गाइस इतना नोट कर लीजिए। गाइस इसमें हमारी एक टर्म हो जाती है जो कि है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट reacted to the number of moles of reactant taken। और अगर मान लो हमें परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है तो वो जाएगी अल्फा इंटू 100। सिंपल, मान लो हमारे पास है एक भी कोई सोल्यूट ए, उसको हम पानी में डालते हैं, वो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो हम लोगों ने इसका 1 मोल लिया, प्रोडक्ट के 0 मोल्स 0 टाइम पे, मान लो कुछ टाइम बीत गया एट t इज इक्वल टू t। ठीक है, a के बचे 1 माइनस अल्फा मोल्स। ठीक है, प्रोडक्ट जो सा हमारा a है वो डिसोसिएट होके इसने प्रोडक्ट्स बनाए, जो बने हमारे, जिसके बने हमारे n अल्फा मोल्स। ठीक है, तो t टाइम के बाद हमारे टोटल मोल्स कितने होंगे इस पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे पास कितने मोल्स थे, जस्ट 1 मोल। ठीक है, वो हमारा रिएक्टेंट का था। ठीक है, तो गाइस हमारा जो सा आई था वेंट ऑफ फैक्टर, उसकी एक वैल्यू और होती है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन हमारे कितने मोल्स थे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, और अगर मान लो यहीं पर एसोसिएशन होता तो प्रोडक्ट से कितने मोल्स बनते, अल्फा अपॉन एन। सिंपल, तो एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू आती 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। ठीक है, डिवाइड बाय 1 करना है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये केस हो गया हमारा फॉर डिसोसिएशन। और ये हो गया फॉर एसोसिएशन। मान लो जो सा हमारा सोल्यूट ए है
उसने कंप्लीटली रिएक्ट कर दिया, ठीक है, 100% डिसोसिएशन या फिर 100% एसोसिएशन, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू होगी 1। तो पुट करके देखो डिसोसिएशन के वाले फॉर्मूला में I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 प्लस n इंटू 1, ठीक है। तो उस केस में I की वैल्यू आ गई n फॉर डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन हो तो I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन n, ठीक है, अल्फा 1, ठीक है। तो I की वैल्यू होगी 1 अपॉन n, ठीक है। जो समय डिसोसिएशन होता है उसके लिए हमेशा हमारी I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, और एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू लेस देन 1 आती है, सिंपल। तो गाइस प्लीज इतना नोट कर लीजिए। और गाइस अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे कि यूरिया हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, जो ना डिसोसिएट होते ना एसोसिएट होते, ठीक है, उनके लिए हमारे वेंटो फैक्टर I की वैल्यू होती है 1, ठीक है। उनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तभी कोई चेंज नहीं आता क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। और जो सा हमारा वेंटो फैक्टर होता है I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे, सिंपल। तो गाइस इसी के साथ जो सा हमारा चैप्टर था सॉल्यूशंस, उसका होता है दी एंड। तो आप लोगों को थैंक यू दिल से, आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, दिल से थैंक यू। सॉरी दिल कैसा है, दिल से थैंक यू। एक स्माइल भी। तो गाइस मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।